अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, अयोध्या की तैयारियों के बीच भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में नया मोर्चा खोल रखा है और ये मोर्चा है 80 की 80 सीट जीतने का। उन्होंने नाम रखा है मिशन 18, यानी सब की सब सीट जीतनी है। वैसे जिस लहर पर भारतीय जनता पार्टी सवार है और 3 राज्यों के जैसे परिणाम आए हैं, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में कुछ भी संभव है। लेकिन यहाँ अपोजिशन भी कमज़ोर नहीं है, ताकत में है। उसके पास 36% का तो एक मुश्त वोट शेयर है। लेकिन जिस तरह का वातावरण राजनीतिक रूप से तैयार हो रहा है, विपक्ष के लिए उत्तर प्रदेश में काफ़ी चिंता का सबब है। अब जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण लगभग तैयार है और 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश की राजनीति भारतीय जनता पार्टी अपने विपक्षी दलों के मुकाबले काफ़ी आगे निकलती दिखाई दे रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करने वाले हैं। बहन भाइयों, यूपी की राजनीति बहुत ही कॉम्प्लेक्स्ड है और इतनी पेचीदा है ये उत्तर प्रदेश की राजनीति, कई बार इसे असेस करना बड़ा मुश्किल होता है, विशेष तौर पर जब उत्तर प्रदेश के मतदाता का वोटिंग बिहेवियर बिल्कुल अलग हो। और यूपी के ऐसे वोटर्स हैं जो हर चुनाव में उनका वोटिंग का तरीका बिल्कुल अलग होता है। लेकिन जब दिल्ली का चुनाव होता है, जिसे हम पार्लियामेंट्री इलेक्शन कहते हैं, तो यहाँ के लोगों की सोच, यहाँ का थॉट प्रोसेस, बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ होता है। इस बार और पिछले 3 चुनावों का अगर आप उत्तर प्रदेश का असेसमेंट करें और देखें तो आप ये पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी बड़े मार्जिन के साथ आगे रहती है। याद करिए 2019 का वो ज़बरदस्त सामाजिक राजनीतिक गठबंधन जो समाजवादी पार्टी, बीएसपी और आरएलडी को मिलकर बना था, वो गठबंधन भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में कोई खास चुनौती प्रस्तुत नहीं कर पाया। महज 17 सीटें ही उस वक्त गठबंधन के बाकी दलों को मिली थी। 63 सीटें बीजेपी जीत कर आई थी। उसके बाद उनकी सीटें कई बाई इलेक्शंस में बढ़ी। अब उनका टारगेट है 80 में 80 जीतेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का और उनकी विचारधारा का उत्साह इन दिनों चरम पर है। क्या अपोजिशन के पास बीजेपी के इस उत्साह, उमंग और ऊर्जा से भरे हुए कार्यकर्ताओं की कोई काट है? और क्या अपोजिशन वाकई में ग्राउंड पे काम कर रहा है? कर रहा है, लेकिन बीजेपी जितनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि विपक्ष ज़मीन पर नहीं है, बिल्कुल है। गांव में कार्यक्रम लगे हैं, कर रहे हैं। हाँ, मीडिया में थोड़ी उनकी कवरेज उतनी नहीं है और वो उस तरह से चीज़ों को जनता के बीच पहुंचा भी नहीं पा रहे। तो क्या ये जो एक सॉलिड वोट शेयर है अपोजिशन के पास, ये कोई करिश्मा कर पाएगा? आप देखें, अगर लास्ट 2022 के आप असेंबली इलेक्शंस को ही अगर आप उदाहरण के तौर पर, नज़ीर के तौर पर माने, तो तकरीबन 41 से 42% का जो वोट शेयर था, मैं इसमें सबके वोट जोड़ रहा हूँ, कांग्रेस के भी, बीएसपी के, सबके वोट जोड़ रहा हूँ, ये वोट 45% के ऊपर था, ज़्यादा ही था बल्कि उससे। लेकिन तब जब इकट्ठे हों, लेकिन राजनीति में केमिस्ट्री सब कुछ तो होती नहीं। 2+2 कभी 4 नहीं होता है राजनीति। कई बार घट भी जाते हैं और कई बार 2+2 40 भी हो जाते हैं। पेपर पर जो गठबंधन होते हैं, समाज में ग्राउंड जीरो पर और क्या जो मतदाता वर्ग है उन तक सही तरीके से अप्रोच हो पा रही है? और जिस तरह का राजनीतिक वातावरण अब बनता हुआ दिख रहा है, कल भी मैंने डिबेट में ये बात कही थी कि 3 तारीखें ऐसी हैं जो आने वाले समय में भारत की राजनीति में बड़ा क्रांतिकारी मोड़ लाने वाली है। 30 दिसंबर यानी जिस दिन अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा और बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, और 15 जनवरी जिस दिन से राहुल गांधी मणिपुर से यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2, और 22 जनवरी जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी, और 5 से 10 मार्च के बीच चुनाव की घोषणा। समय कितना बचा है? 60 दिन। जिन्हें लगता है 6 महीना, वो अपना कैलकुलेटर ठीक करें। मार्च के पहले हफ्ते में, और बहुत लेट हुआ तो 10 मार्च तक चुनाव घोषित, उसके बाद तो इलेक्शन शुरू, युद्ध शुरू। तैयारियों के लिए सिर्फ 60 दिन का वक्त बाकी है। क्या अपोजिशन यूपी में इन 60 दिनों का बेहतर इस्तेमाल करेगा? क्योंकि ये 60 दिन ये तय करेंगे कि यूपी में अपोजिशन जिंदा रहेगा या फिर किले के भीतर बंद हो जाएगा। कुछ स्टेटमेंट सुने आप, फिर आज की डिबेट को हम आगे बढ़ाएंगे। लोकसभा चुनाव की तैयारी की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई ने जो निर्णय किए हैं,
उन निर्णय को हम संगठनात्मक दल के नाते, हमारा संगठन है, हम नीचे तक अपनी तैयारी करेंगे और जो जो काम केंद्रीय नेतृत्व की अपेक्षा है उस काम के आधार पर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हम अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर प्रदेश की जनता के सामने जाएंगे। और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा को मिलेगा। कि समाजवादी पार्टी पिछले कई दिनों से और यूं कहूं कई महीनों से जिस समय सम्मेलन चल रहे थे, शिविर के आयोजन हो रहे थे, समाजवादी पार्टी लगातार तैयारी कर रही है लोकसभा के चुनाव के लिए। और गठबंधन जब बन जाएगा 80 सीटें हराने का काम यही गठबंधन भारतीय जनता पार्टी को करेगा। और 80 सीटें हराओ, देश से भारतीय जनता पार्टी को हटाओ, संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ और नारी सम्मान बचाओ। भाजपा का क्या है? भारतीय जनता पार्टी के पास देश की कथित लूट के इतने संसाधन हो गए हैं कि वो क्षेत्रीय कार्यालय क्या, वो तो गांव-गांव में, घर-घर में कार्यालय खोल देगी। संसाधनों का अभाव विपक्ष के पास है। विपक्ष जनता के नेतृत्व में जनता के पास जा रहा है और जनता से क्राउड फंडिंग करके चुनाव लड़ रहा है। हम लोग डोनेट फॉर देश की मुहिम चला रहे हैं, जनता के पैसे से चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह क्रॉनिक कैपिटलिस्टों के पैसे से चुनाव नहीं लड़ना चाहते और न ही हमारे पास इतने संसाधन हैं। एक कह रहे हैं कि 80 जीतेंगे, कौन? बीजेपी। और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? 80 हराएंगे। टारगेट सबका 80 है। ये दोनों को पता है कि 80 वाला मामला सेटल होगा नहीं, पर क्लेम दोनों के वही हैं। एक कह रहा है जीतेंगे, एक कह रहे हैं हराएंगे। सुनील साजन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजेश चौधरी भारतीय जनता पार्टी से हैं, मनीष सिंघवी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल से हैं, अरुण राजभर एसपी से हैं, संजय बेचन जी काफ़ी दिन के बाद आज मुझे टीवी स्क्रीन पे दिख रहे हैं, जाने माने पत्रकार हैं, और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। आप सभी का बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। राजेश चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करते हैं। आखिर आपके इस क्लेम के पीछे क्या आधार है 80 में 80? तब तो अखिलेश यादव की बात का क्लेम बनता है कि 80 में 80 हराएंगे। कोई लॉजिक होना चाहिए। 80 में 80 कैसे जीत लोगे भाई? देखिए ब्रजेश जी, जिस तरह से मोदी जी की सरकार ने पिछले 9.5-10 साल के अंदर काम किया है, जिस तरह से गरीब हितैषी योजनाएं बन करके और जो कमजोर तबका है समाज का, उसके लिए योजनाएं 60 साल पहले जो बन जानी चाहिए थी वो मोदी जी के कार्यकाल में आज बनी है। घर घर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जा रहा है और जनता का माइंडसेट हम देख रहे हैं। जनता मन बना चुकी है कि नरेंद्र मोदी जी को 30वीं बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाना है। और 80 सीट की जहां तक हम बात करेंगे तो आपने देखा अभी पड़ोस के राज्यों में 2 राज्य हमारे एकदम लगे हुए थे, राजस्थान और मध्य प्रदेश। क्या परिणाम आया? दोनों राज्य हमको, एक तो हमारा था ही राजस्थान, हमने उनसे छीन लिया, और छत्तीसगढ़ उनसे छीन लिया। तो ये जो मोदी जी के चेहरे का एक जादू है, मोदी जी के चेहरे पर जो लोगों का भरोसा है, मोदी सरकार की जो गारंटी है कि जो कहते हैं वो करते हैं, उसी का परिणाम है कि हम 80 की 80 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर जीतने वाले। मैनपुरी में 3 लाख वोट से हारे थे चौधरी जी, 3 लाख वोट से। अब कह रहे हो कि 80 में 80 जीत लोगे। अरे 75 कहो, 76 कहो तो समझ में आता है, 3 लाख वोट से हारे हो। देखिए, उपचुनाव अलग बात होती है। उपचुनाव में ना तो कोई सरकार बन रही थी, ना कोई सरकार बिगड़ रही थी, और मुलायम सिंह यादव जी तभी दुनिया से स्वर्गवासी हुए थे, तो एक सिंपैथी लहर भी इनके पक्ष में थी और कई चुनावों का समीकरण रहता है। अभी राजस्थान के अंदर देखा ना किस तरह से हम लोगों ने उनसे सरकार छीनी है। छत्तीसगढ़ में तो कोई नहीं कहता था, हम लोगों के अलावा सारे विरोधी कहते छत्तीसगढ़ में तो भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में भी ठीक से नहीं आ पाएगी, विपक्षी नेता के लिए जितना विधायक चाहिए वो भी नहीं आ पाएंगे, और वहां सरकार बना रहे हैं। हमारे सामान्य कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन रहे हैं। आपने सहयोगी दलों से बात कर ली, उन्हें सीट उट शेयरिंग की बात तय कर ली या नहीं की अभी? वो बन रहे हैं। ये कोई प्राइवेट लिमिटेड पार्टी नहीं, संगठनात्मक पार्टी है। मोदी, अरे सहयोगी दलों का भी तो कुछ जिक्र करोगे, उनके हाथ भी कुछ लगेगा या केवल आपका जिंदाबाद बोले वो? सहयोगी दल और हम तो एक ही है ना। तो सीट बांट दो, उनको पता चल जाए कि भाई इतनी सीट पे लड़ना है। नहीं, सहयोगी दल वो तो बातचीत चल रही है, अभी मीडिया में थोड़ा ना आएगी। सहयोगी दलों को लेकर ही तो हम 80 सीट की बात कर रहे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं है कि हम सहयोगी दलों को कुछ देने वाले नहीं। सहयोगी दल और हम तो एक ही हैं। ठीक है राजेश जी, हमारे सम्मान है जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। मैं सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं डिबेट में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए, 15 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। आप लोगों ने कहा था कि सीट शेयरिंग पर बात फाइनल कर लेंगे,
लेकिन समय दिन में नहीं घंटों में जा रहा है और आपके पास अभी तक न कोई फार्मूला है, न कोई नतीजा है, और आप कह रहे हैं कि आप बीजेपी से लड़ेंगे। वो आपको 80 पर हराने का प्लान किए। बहुत बहुत धन्यवाद ब्रजेश जी। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने सबसे ज़्यादा घमंड के चरम पर है। और जहाँ तक सवाल हमारे गठबंधन की सीट शेयरिंग का है, तो मुझे लगता है कि जब भी आपके सामने चीज़ें आ जाएं तब मानिएगा, लेकिन ये मान लीजिए हमारा गठबंधन हो गया है, जो जहाँ जीत सकता है। मुझे लगता है कि हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने और कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने मोटा मोटा मान लिया है किसको कहाँ लड़ना है। क्या सीट शेयरिंग तय हो गई इंटरनली? हाँ, ठीक बात, बिल्कुल हो गई। अगर गठबंधन तय हो गया तो सीट शेयरिंग तय हो गई। कितनी सीटों पर लड़ सकती है? देखिए, हम 80 के 80 सीटों पर लड़ रहा हमारा गठबंधन। और हम ब्रजेश जी, हमारा मकसद ये नहीं कि कांग्रेस कितने पे लड़ेगा, राष्ट्रीय लोकदल कितने पे लड़ेगा या समाजवादी पार्टी कितने पे लड़ेगी। हमारा मकसद है कि 80 के 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराएं। अच्छा, कोई बता रहा था कि मुझे 10 सीटें पर कांग्रेस लड़ रही है, सही बात है? मुझे लगता है ब्रजेश जी, जब गठबंधन होता है तो कांग्रेस के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है, समाजवादी पार्टी के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है, आदरणीय जयंत चौधरी जी के लिए भी 80 की 80 सीटें गठबंधन है। ये पब्लिक डोमेन में कब लाओगे कि इतनी सीटें बढ़ गई हैं? मुझे लगता है कि नए साल में आप लोगों के माध्यम से ही जनता के बीच चला जाएगा कि कौन कहां लड़ेगा, कौन कितने पे लड़ेगा, लेकिन इंडिया गठबंधन 80 के 80 सीटों पर लड़ेंगे। कोई मतभेद है आप लोगों में? कोई मतभेद होता तो कैसे गठबंधन होता, मतभेद होता तो कैसे भारतीय जनता पार्टी के मन में डर होता। देखिए, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, ब्रजेश जी कह रहे हैं मोदी जी की गारंटी है, और मैं आपके कार्यक्रम के माध्यम से जनता से जानना चाहता हूं। मुझे याद है बहुत अच्छे से, माननीय प्रधानमंत्री जी या बीजेपी के और बड़े नेता और इनका घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो जिस पर देश की जनता ने भरोसा किया, इनका हम महंगाई खत्म करेंगे, रोजगार के इंतजाम करेंगे, इन्होंने कहा कि बहन बेटियों की सुरक्षा करेंगे, इनका रुपए को डॉलर के बराबर लेकर के आएंगे, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में उड़ेगा, स्मार्ट सिटी बनेगी, गांव में तरक्की होगी, बुलेट ट्रेन आएगी। अगर मैं ये जानना चाहूं कि आपने यूनिवर्सिटी बनाने की बात की थी, एम्स बनाने की बात की थी, मेडिकल कॉलेज बनाने की बात की थी, जो बड़े बड़े वादे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, क्या भारतीय जनता पार्टी एक वादा या एक माननीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी बता सकती है पार्टी कि ये गारंटी दी थी और ये पूरा हो गया? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर गारंटी देने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग जेल से बलात्कारियों को रिहा कर रहे हैं। आप सोचिए, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बोलने वाले लोग आज पूरे देश के जितने बड़े भ्रष्टाचारी हैं सब भारतीय जनता पार्टी। लॉजिक में दम नहीं दिखा मुझे, जो बात बीजेपी की तरफ से कही गई कि 80 में 80 सीट जीत लेंगे। बनारस पता है मोदी जी कितने वोट से जीते थे? आप क्या कर पाइएगा? देखिए ब्रजेश जी, हम लोग उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसमें डॉक्टर लोहिया ने कहा था एक जमाने में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ, लोग कहे डॉक्टर लोहिया से कि आप कहां पहाड़ से टकरा रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था टकराएंगे, एक बार में नहीं टूटेगा, लेकिन दरार जरूर आएगी। लेकिन क्योंकि इंडिया गठबंधन खुद पहाड़ है, तो पहाड़ को पहाड़ तोड़ने में मुझे लगता है एक क्लैरिटी दे दो कि बनारस से तो समाजवादी पार्टी लड़ेगी या कांग्रेस को दे रहे हो? बनारस से इंडिया गठबंधन माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ लड़ेगा और हमें भरोसा और उम्मीद है। प्रत्याशी कोई हाई प्रोफाइल या फिर बनारस में ही ढूंढ लोगे? अब इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी होगा और माननीय प्रधानमंत्री जी के खिलाफ जो प्रत्याशी होगा, स्वाभाविक है कि वो मैं मनीष सिंघवी को आमंत्रित करता हूं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता हैं। क्या सुनील साजन की इस बात को आप स्वीकारते हैं कि आप लोगों के अलायंस के भीतर सीटों का फार्मूला तय हो गया है, सीटें भी आपने चिन्हित कर ली हैं? क्या इनकी बात को आप अप्रूव करते हो? देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात से सुनील जी की सहमत हूँ कि जब गठबंधन हुआ तो चीज़ें तय हो गई। ये अलग बात है कि फाइनलाइज करके कब वो पब्लिक डोमेन में आएगा, ये पार्टी के वरिष्ठ तय करते हैं। फाइनल हो गया है, ये पार्टी के वरिष्ठ तय करते हैं कि वो पब्लिक डोमेन में कब आएगा। जब वो स्ट्रेटेजिकली सही टाइम होगा तो आएगा। जो हम बैठ रहे हैं
तो हम जाहिर सी बात है अगर हम अपनी स्ट्रेटजी को पब्लिक के बीच में ले आएंगे तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी। और एक बात समझिए, सीट शेयरिंग, मैं फिर कहता हूं, मैं बार बार चैनलों पर कहता हूं, सीट शेयरिंग एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है और उस पर बहुत सोच विचार का निर्णय हो रहा है। और अब कौन सा सोच विचार भैया, जो लार्जेस्ट पार्टनर है उन्होंने तो साफ कर दिया, सीटें बढ़ गई, आपको बता देंगे। बिल्कुल सीटें बढ़ गई हैं, तो मैं कहता हूं कि स्ट्रेटेजिकली जो मूव होगा वो सही समय पर पब्लिक डोमेन में आएगा। और बढ़ गई हैं सीटें, बिल्कुल तय हो गई। कितनी मिली हैं आपको? ये तो अपने सही लोग कह रहे हैं 8-10 से ज्यादा आपकी गुंजाइश नहीं है यूपी में। भाई देखिए, वो भी कृपा पूर्वक के कह रहे थे। भाई सवाल मैं इस बात पर सिर्फ ये कहता हूं कि हमने एक मिलकर गठबंधन तय किया है। जहां समाजवादी पार्टी ताकतवर होगी हम उसकी ताकत बढ़ाएंगे, जहां हम ताकतवर होंगे वहां वो हमारी ताकत बढ़ाएंगे, और गठबंधन का धर्म ही यही सर है। 3 राज्य हारने के बाद आप बड़े लचीले हो गए, पहले बड़े अटके रहते थे। नहीं, पहले भी अटके नहीं रहते थे, पहले भी हम यही कह रहे, जो बात बड़ा लचीला रुख होता है ना, अरे चलो ठीक है जो सुनील भाई दे देंगे नहीं, इसके पहले तो हड़का के बात नहीं करते थे। अगर आप ध्यान रखिएगा तो इसी चैनल पर मैंने आपसे एक बात कही थी कि एमपी में, राजस्थान में हम लड़ रहे, खासतौर से एमपी में हम लड़ रहे हैं और हम ही मुख्य विपक्ष थे। यहां पर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्ष है। क्या मेरे कहने या ना कहने से ये बात बदल जाएगी? एमपी में हमारे पास वोट शेयर ज्यादा था सर, यही बात तो आपको 6 महीने से सबको ही कह रहा था, आप कहाँ मान रहे थे तब? क्यों? तब तो आपके अध्यक्ष क्या गला पकड़ के लटक रहे थे? नहीं, यहीं पर जो बात अभी सर सुर बदल गए हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई, एग्रेशन गायब है। लचीला क्या, जितना मोड़ दो मोड़ने को तैयार हो, जो मिल जाए वही एहसान। पुराने डिबेट्स उठाएंगे तो वही बात यहां पर कही गई थी। और मैं फिर कह रहा हूं कि अगर हमको गठबंधन धर्म निभाना है तो जो जहां मजबूत है वहां पर उसकी मदद करनी पड़ेगी। और तभी ये बात मतलब समझ में आ गई ना आपको, यही तो पूछ रहा हूं। अच्छा ये बताइए, हम पहले क्या गलत कह रहे थे? अगर हम कह रहे थे कि एमपी तो पहले जो अजय राय कह रहे थे सब सही कह रहे थे। अच्छा ये बताइए, हमने पहले कहा, आप उस पे मुहर लगा दो कि अजय राय जो कह रहे थे सही हमने पहले कहा कि एमपी में हम मुख्य विपक्ष थे, तो क्या गलत था? एमपी सर में एक सीट के लिए आरएलडी को तरसा दिया, बताओ। राजस्थान में 1 सीट दिया, राजस्थान में जीत कराए वो, ये मतलब 100% परफॉर्मेंस है उनकी। 1 सीट के लिए तरसाया आपने उनको। नहीं, जो जहां पर जो लड़ना था जिसको वो लड़ा और चुनाव जीता। चुनाव एक दिन तो मुझे राजेश चौधरी फोन किया, बड़ा दुखी था कि आरएलडी इतनी बड़ी पार्टी, बताओ 1 सीट दिया लड़ने को। देखिए बहुत दुखी थे उस दिन वे। देखिए मैंने कहा नहीं कि जो बात हमने तब कही थी वो हम फिर कह रहे हैं कि चुनाव क्रूशियल है, चुनाव मिलकर लड़ा जाना चाहिए। और जो जहां मजबूत है, आप खाली यूपी या एमपी की बात करके, हम पूरे देश की बात कर रहे हैं कि जो जहां मजबूत होगा उस लिहाज से वो चुनाव लड़ेगा। और हम भाजपा को, सपा वाले तो रात भर दरवाजे बैठे थे। रनिंग कमेंट्री नहीं भाई प्लीज। तो आपका फाइनल हो गया, मैं मान लूं ना, लिख लूं बस। जी फाइनल हो गया। अनिल दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूं, राष्ट्रीय लोकदल के प्रवक्ता हैं। अनिल जी आपका स्वागत है। आप मुझे बताइए कि सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी लीडिंग की भूमिका में, वो बता रहे हैं कि गठबंधन हो गया है, नहीं हो गया है। अब तो मुझे आज सुनील साजन ने कह दिया कि सब तय हो गया है, बस बताना बाकी, बता देंगे। क्या तय हुआ आप लोगों को? नहीं देखिए ब्रजेश जी, इंडिया गठबंधन की 4 बार बैठक हो गई और उनमें बैठक में चारों बार जो भी बिंदु थे उन पर विचार हुआ। और जब सब कुछ अच्छा है, सारे लोग मिलकर के संघर्ष की बात भी तय कर चुके हैं, फिर इसमें जो है सीटों पर भी बात हो चुकी है। सीटें कहाँ कौन लड़ना। बात की सर, अभी तो आपके नेता की और समाजवादी पार्टी के लीडर की कोई औपचारिक अनौपचारिक मीटिंग तो हुई नहीं। इंडिया गठबंधन में तो सभी लोग बात कर रहे हैं। सर आप गठबंधन की बात, आप अपनी सीट को की बात करो। हम अपनी सीट क्या, हम इंडिया गठबंधन आप सबका थोड़ी फैसला करोगे? नहीं तो इंडिया गठबंधन में सपा ने तो फैसला कर दिया आपका। नहीं, सभी लोग वो फैसला तो सब लोग नहीं, सुनील साजन ने क्या कहा? नहीं, फैसला तो सब लोग मिलकर के ही कर रहे हैं ना, कोई वो अलग थोड़ा है। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अक्सर बात करते रहते हैं। उन दोनों लोगों की तो पहले से केमिस्ट्री ठीक है। बिल्कुल अच्छी बात। मैं कहाँ कह रहा हूँ कि केमिस्ट्री से, मैं कह रहा हूँ कि फाइनलाइज हो गया कि नहीं? फाइनलाइज सब है। कितनी सीट पे तय? और ये तो अब जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बताएंगे कि अब अनाउंस कर दो तो हम कर देंगे। अभी तो उन्होंने नहीं कहा कि हमें अनाउंस कर दो। अभी तो ये है कि सब 3 लड़े थे, 5 लड़ लोगे और क्या, इससे ज्यादा थोड़ी हो पाएगा। अब वो कितनी लड़ेंगे? गठबंधन 80 लड़ेंगे, 80 लड़ेंगे सब लोग मिलकर के। 80 पर लड़ने मेरे ऊपर क्यों खींच रहे हो? आप जैसा सवाल कर रहे हो वैसा मैं खींच रहे हो। अरे मैं कह रहा 3 लड़े भैया 5 नहीं, आप ये खींच के जवाब क्यों दे रहे? आराम से बोलो। जब हम लोग मिल चुके हैं, हम हो चुके हैं, अब इस समय अकेले कोई नहीं है। हम जब हैं तो हम 80 सीट पर लड़ रहे हैं
और 80 सीटों को जो है भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। जितनी हमारे मोहब्बत नेता आप गठबंधन में दिखा रहे हो, दरअसल उतनी मोहब्बत है नहीं दुबे जी। नहीं, मोहब्बत और है। अभी जब सीट का बंटवारा होगा तो ये आपकी नहीं, जो भाषा है ना, इसमें परिवर्तन होगा। नहीं, सीटों पर देखिए ब्रजेश जी, सीटों पर जब दल में ये गठबंधन में ये बात तय हो चुकी कि जो दल जिस क्षेत्र में जहां पर प्रभावशाली है वो लड़ेगा, ये सैद्धांतिक रूप से सहमति बन गई, तो फिर इसके बाद अब कुछ बचा कहां? ठीक, तो मजबूत है तो मजबूत का कोई फार्मूला नहीं, होगा? मजबूत का फार्मूला है तो अगली कांग्रेस बैठक में का वो भी आ MD जाएगा। सीट पे मजबूत है। आपको अगली बैठक में वो भी बता देंगे कि हम जो है हमारा फार्मूला क्या है और कौन कितनी सीट पर क्या लड़ने जा रहा है। आप अपनी सीटें इंडिया अलायंस के थ्रू बंटवारा करा रहे हैं या समाजवादी पार्टी चिन्हित करके दे रही, लो इतनी सीट पे लड़ लो? अब उत्तर प्रदेश में तो समाजवादी पार्टी बड़ा दल है, हम और समाजवादी पार्टी पहले वही से मिलकर क्लैरिटी चाहता हूं। सबसे मिलकर के ठीक, काम कर रहे वो हैं। बांट देंगे। समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन में है, राष्ट्रीय लोकदल भी इंडिया गठबंधन में है। अब उसको जो है पाने कर जरूरत का है भाई, जो है अब जब सब लोग एक हो चुके हैं तो उसमें जो है इनको गलत फहमी कि हम वो- इनकी एकता तोड़, मैं इनसे केवल पूछताछ कर रहा हूं, उतने में ही दुबे जी खींच गए। नहीं खींच का रहे हैं भाई, पाने सवाल में ये है पाने, कि अरे जब कौन- हम एक हो चुके तो उसमें अलग अलग करने क्या क्या एक नहीं, मैं तो कहता हूं लिपट के रहो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो केवल क्लैरिटी चाह भाई रहा हूं। हम लोगों ने तो चलो गांव क्लैरिटी दे दो। चलो गांव की ओर नारा दे दिया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गांव गांव जा रहे हैं, बिल्कुल। हमारी पार्टी के लोग गांव गांव जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के हर जिले में हम लोग जा रहे हैं और इंडिया ठीक है। गठबंधन को मजबूत करने। और भारतीय जनता पार्टी ने जो 10 सालों में धोखा दिया, किसानों को Thank धोखा you, दिया, दुबे जी। नौजवानों को धोखा दिया, उन सारे जब मुद्दों को जवाब लेकर नहीं के होता हम तो गाँव आप गाँव ऐसे ही कहानी सुनाने लगते हो। नहीं, हम मैं कहानी क्या अरुण सुना राजभर रहे? को बुलाता हम हूं अपनी आपके अगर दोस्त बात बताओ तो हमारी कहानी, और वो बताओ तो जो है उनका सब मुद्दा है, वो अगर भी तो कोई बताइए। इस डिबेट में बता दे कि आप बीजेपी से 30 सेकंड ज्यादा ही बोले होगे, कम नहीं मिला नहीं, हम होगा। आपको नहीं कह रहे हैं, लेकिन मैं ये जो बातें बोल तो वो भी यही रहे Thank you। भाई, हम उनको बेनकाब कर रहे हैं और वो अपनी बात करो, मैं तो कहता हूं ये कि बताइए जो कि जो वो- बेनकाब कर वो सकते हो राम करो। मंदिर को लेकर के Thank you। सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनाने की बात कर दी, अब वो राम को भी पेटेंट कराए ले रहे हैं। भाई हम लोग तो राम राज लाने की बात कर रहे हैं, आप राम को बेचने की बात कर रहे हो। ये कब से आप ला रहे थे? नहीं, हम लोग तो अरे ठीक, अरुण को बुलाते हैं। अच्छा, अब देंगे दूसरे डिबेट, दूसरे राउंड में समय ले लीजिएगा। अरुण राजभर हैं, SBSP के जनरल सेक्रेटरी। अरुण जी, आपका स्वागत है। इनका तो बंटवारा हो गया, आपको तो डेट तक नहीं मिल रही सर। अभी आपने इटावा में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी हाँ, मैं की देखा रैली टीवी पे देखा चल रही थी होगा। अभी खबर। और लोग ये बहुत सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे और हमारे आरएलडी के एक बड़े नेता हमारे यहाँ मैसेज किए कि ये भीड़ बनारस से लेके आए थे क्या? तो हमने कहा हाँ, ये बनारस से भीड़ लेके आए थे और समाजवादी पार्टी को भी बता दिए थे कि ये भीड़ बनारस से, क्योंकि ये प्रचार करेंगे ना, अब यही झूठा प्रचार करेंगे कि ये बाहर की भीड़ आई थी, ये इटावा की भीड़ नहीं थी। और वो भीड़ ये संदेश सर, देने आई किसी थी। और का आरोप, कहीं और किए गए काम यहाँ क्यों चिपका रहे हो? यहाँ नहीं, सीधे नहीं, मैं मुद्दे पे बता रहा आओ। हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि 80 लोकसभा सीट हम जीतेंगे और 80 सीट पर हम बीजेपी एनडीए गठबंधन को हराएंगे। जरा सीट देख लीजिए उनके पास, 80 सीट में 2019 में कुल टोटल अगर देखेंगे तो 15 सीट में समेटे हैं सब। और आज की डेट में सपा के पास कितनी सीटें बची हैं और बाकी उनके सहयोगी दल हैं कितने सीटें बची हैं। 62 सीट से प्लस बात करें, 62 सीट अभी जीतना है, अभी तो 15 सीट के बाद 80 की बात कर रहे थे। अब 62 जो पहले से जीती हुई एनडीए की है उसमें कितना वो जीतेंगे, अभी बता दिया इन्होंने कि जो जहां कम मजबूत होगा वहां वो सीट लड़ेगा। मतलब उसमें आधा कमजोर है और जो मजबूत है वो अपनी सीट पहले से तय कर लिए हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी स्पष्ट करके चल रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में हम टीवी पर सिर्फ जीत नहीं रहे, हम जनता के बीच में जाकर जीत रहे हैं। हम उनकी समस्याओं को उनके बीच नहीं, में ये जाकर आप के अपने जीत लिए रहे हैं। बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लिए बात कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, अपनी बात कर रहे हैं हम। 80 सीट आप जो एक जीतने की सेकंड बात रुको कर ना, रहे हैं तो आप जनता कहाँ के कहाँ बीच में जीत रहे हो जाके जीत सर? रहे हैं। कौन सी सीट दी है बीजेपी ने जो आप जीत हम रहे हो? मैनपुरी भी जीतने जा आप रहे हैं। तो सर गाजीपुर हम का आप नाम कहेंगे लेने कि की मैनपुरी स्थिति नहीं में नहीं हो। घोसी भी तो एक सेकंड गाजीपुर दुबे जी, रनिंग जीतेंगे। कमेंट्री ना करो। नहीं, गाजीपुर तक का नाम नहीं ले बनारस सकते हो। जीतेंगे, घोसी जीतेंगे, बलिया जीतेंगे, सलेमपुर जीतेंगे, जौनपुर जीतेंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। ये आपको मिल रही ये सीटें जो लड़ने लोग को? एक टीवी सेकंड रुको अखबार- रुको रुको रुको। जी, ये जी। जितनी सीटें गिनाए हो, क्या आपको मिल रही लड़ने को? बिल्कुल, देखिए हमको जो सीटें मिलेंगी वो स्पष्ट मिलेंगी। चुनाव चिन्ह छड़ी पर पीला झंडा लगा रहेगा और माननीय प्रधानमंत्री जी ये एनडीए गठबंधन कितनी की सीटें तस्वीर नजर मिलेंगी आपको? 2? आप नहीं, देखिए क्या है, हमको सीटें जो मिलेंगी वो संतोषजनक
हमारे पार्टी के जो हमारे नेतृत्व है जो सीटें वहां भेजेंगे, जब सीटें मांगी जाएंगी तो हम आपको बता देंगे कैसे कि मान कितनी लें सीटें जो हमको लोग मिल आपको रही हैं। डेट नहीं दे रहे हैं शपथ की, वो सीट कैसे दे देंगे? नहीं, ये बात कैसे आप कह सकते हैं कि डेट नहीं मिल रही है? बता दो डेट, झंझट अगर मैं खत्म, अभी खुलासा करो। डेट आप देखिएगा कि अभी हम उस डेट के पीछे नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की एक डेट देखा है, अब कल की एक डेट देख लीजिएगा। जनता का समर्थन कल जितने लोग कहते थे कि ये पूर्वांचल की पार्टी है सुहेल देव भारतीय समाज कल पार्टी, क्या है आपका? अब उसको भी ये समझ में आ रहा है कि पश्चिम में भी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सभी पार्टियों के बराबर खड़ी हो गई है। कहीं और ऐसा तो नहीं आरएलडी कि से अब बड़ी आप पार्टी हताश हो बनेगी, गए हो ये कि अब तो देखिएगा। डेट आनी नहीं है, अब चलो सीट बंटवारे की ही बात करें? नहीं, हम सीट बंटवारे पर ही सिर्फ सवाल नहीं कर रहे हैं, हम जनता की अभी बता दें, समाजवादी पार्टी यही लोग सैफई में महोत्सव करते थे, लेकिन सैफई के जो ब्लॉक हैं उसमें तमाम बंजारा समाज के गांव हैं, आज तक उनको आवाज की व्यवस्था नहीं करा पाए। बातें तो बड़ी बड़ी कर रहे हैं कि हमने देख लो, विकास आज की आज डोरा पीट आजकल दिया, आप हमने इटावा प्रदेश को मैनपुरी सफाई की बहुत चर्चा कर रहे हो, किसी दिन सपा वाले जहूराबाद घूम लिए तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। स्वागत है, हम तो लोकतंत्र में सभी दलों को आमंत्रित अगर एक करते हैं रैली कि कर आइए दिए हमारे वहां पे क्षेत्र तो में। सोचो क्या होगा। नहीं कर दे, हम कहां मना कर रहे हैं? हम मना करने जा रहे हैं तो बताइए। हैसियत नहीं है, जनता उनके साथ जाने को तैयार कहाँ? नहीं। जहूराबाद में? आज इस कड़ाके की ठंड में नहीं, जहूराबाद आप में? समझिए कि इस कड़ाके की ठंड में मुझे ये बड़ा बताओ, बड़ा बोरा पहन के लोग जहूराबाद बैठे में हैं। इनकी हैसियत नहीं है लड़ने की? मैं बता रहा हूँ, बड़े नहीं, बड़े क्लियर करो, भागो मत। मोटे मोटे कोट पहन के जहूराबाद में इनको चुनौती दे रहे हो, इनकी हैसियत बताना चाहते हो? हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष, गरीब, भाग। किसान, व्यापारी हमारी रैलियों में आ रहे हैं। जी, आप समझ सकते हैं कि इस ठंडक में हम लोग चैनल पर कमरे में बैठ के बतिया रहे हैं और लोग खुले मैदान में इकट्ठा होकर संदेश दे रहे हैं कि हम मोदी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं, योगी जी के नीतियों के साथ खड़े हैं और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के संघर्षों के साथ खड़े हैं। थैंक यू, और वो शुक्रिया, हमारे संघर्ष साथ जुड़े जमीन पर रहिएगा, दिख रहा डिबेट को आगे है। बढ़ाएंगे। और मेरे इसीलिए साथ हम अपनी संजय सीट बेचन जी जीतने का मौजूद दावा हैं। कर रहे हैं धन्यवाद और राजभर इस जी, जीत के हम शुक्रिया। दिखाएंगे। संजय जी, आपका स्वागत है। मैं जानना चाहता हूं सर कि उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान में जो कुछ भी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक माहौल है, यूपी में आप बीजेपी और अपोजिशन की तैयारियों में एक दूसरे के मुकाबले कहां पर पाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, मुझे लगता है कि मैं अभी प्रवक्ताओं को सुन रहा था और प्रवक्ता अपना धर्म ही निभा रहे थे। ये बड़े ने मुझे लगता है कि जो इंडिया गठबंधन है जी, उसके बड़े लोग तय करेंगे कि कौन किस सीट पे लड़ेगा, किसको कितनी सीटें मिलेंगी। हालांकि ये लड़ तो रहे ही हैं, 80 सीटों पर लड़ेंगे, ये तय बात है। लेकिन जहाँ तक तैयारियों की बात है, इंडिया गठबंधन एज ए गठबंधन, एक गठबंधन के तौर पर जनता के बीच अभी जाने की शुरुआत उसकी नहीं हुई है। और इस तरफ से आप देखें तो स्ट्रैटेजिकली बीजेपी को एज है। बीजेपी एज ए भारतीय जनता पार्टी, एज ए एनडीए गठबंधन जनता के बीच कार्यक्रम कर रही है। बाकी जो दल हैं, इंडिया के घटक दल जो हैं, वो अपने अपने स्तर पर तो जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन एज एन अलायंस वो जनता के बीच नहीं है। अलायंस का नेता कौन होगा, अलायंस के कार्यक्रम क्या होंगे, अलायंस जनता तो जो ये अपने अपने वोट बैंक को एनर्जाइज तो कर रहे हैं, चूंकि उसकी इनको ज़रूरत है, क्योंकि ये इनका आधार है चुनाव लड़ने का। जो जहां मजबूत होगा वहां से लड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरी है अपने कैडर को एनर्जाइज करना। ये अपने कैडर को तो एनर्जाइज कर रहे हैं, लेकिन वोटर को नहीं कर रहे हैं। बीजेपी एज ए पॉलिटिकल पार्टी वोटर को एनर्जाइज कर रही है। मोदी की गारंटी कितनी सही कितनी गलत, ये बहस का विषय हो सकता है, लेकिन मोदी की गारंटी वोटर्स के बीच एक मुद्दा है, एक परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं ना सर, परसेप्शन क्रिएट इशू है। वो वोटर अपने कैडर को भी देखिए, वो कैडर को भी एनर्जाइज कर रहे हैं और वोटर को भी एनर्जाइज कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन एज ए गठबंधन ना तो अपने वोटर को एनर्जाइज कर पा रहा है, ना अपने कैडर को एक करके एक जो मोनोलिथिक बनता है कि भाई कांग्रेस का वोटर, सपा का वोटर, ये मजबूत पार्टियां, आरएलडी अपने बेल्ट में मजबूत है, सपा पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूत है, कांग्रेस का हर जगह एक वोट बैंक है। लेकिन एज ए इंडिया अलायंस इनका कोई कार्यक्रम अभी प्रदेश में नहीं है। एज ए इंडिया अलायंस वोटर के बीच इनका वोटर्स आउटरीच का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो यहां मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को एज है,
क्योंकि भारतीय क्या इन जनता लोगों में पार्टी पॉलिटिकल सबसे संवाद कर रही है, वोटर डेफिसिट से है? भी कर रहे। क्या राजनीतिक विश्वास एक दूसरे पर कम है अलायंस पार्टनर्स में, इस कारण इनको विलंब हो रहा है एजेंडा तय करने में, कार्यक्रम तय करने में और सीट बंटवारे पर? नहीं, देखिए डेफिसिट तो नहीं है। अगर डेफिसिट होता तो ये लोग एक साथ बैठकर बात नहीं करते। डेफिसिट को ये लोग, डेफिसिट था लेकिन 4 बार ये मिले हैं, इन्होंने कम किया है, अपने डेफिसिट को कम किया है, नज़दीक आए हैं। लेकिन जो जहाँ से मजबूत है वो वहाँ से लड़ेगा। ये जो क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया से देखें तो हर जगह कांग्रेस को त्याग करना पड़ेगा। वेस्ट बंगाल में ममता मजबूत है, वो कांग्रेस को कह रही हम आपको 1 सीट देंगे, 2 सीट देंगे। बिहार में नीतीश लालू, सर लचीले रहने के अलावा कांग्रेस के पास अब विकल्प क्या बचा है? उत्तर कोई विकल्प, देखिए अगर कांग्रेस त्याग करेगी तो गठबंधन चलेगा। उत्तर प्रदेश में सपा के रहमो करम पर है कांग्रेस, झारखंड में जेएमएम के रहमो करम पर होगी। ये उनके जो सहयोगी हैं वो मान रहे हैं, रहमो करम पर होगी या नहीं होगी ये कांग्रेस का मसला है। लेकिन जो ये मजबूती से लड़ने वाली बात है उस पे क्राइटेरिया पर अगर देखें आप घिस के, तो हर दल चाहता है, पंजाब में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी चाहती है कांग्रेस त्याग करे। तो ये जो 3-4 स्टेट तभी हैं, तो दिल्ली अभी गद्दी की तरफ दावा कर पाएंगे ना। मध्य प्रदेश, बिना त्याग के कहाँ करे, क्योंकि दिल्ली गद्दी आएगी तो कांग्रेस लेकिन के हाथ त्याग करने में इन लोग के हाथ कहाँ आने वाली है? इनको तो कुछ मिल जाए यही बहुत होगा। ऐसा ना हो ब्रिजेश जी कि त्याग करते करते सिमट जाएं, क्योंकि हर जगह तो त्याग ही ये भी करना है। संभव है। थैंक यू अब सर, उनके शुक्रिया, लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। केरल में डिबेट के दूसरे केरल चरण में में भी आपके त्याग हम बाकी करना है। विचारों को सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड भी इस कार्यक्रम में आ चुके हैं। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। बीजेपी क्लेम कर रही कि 80 जीतेंगे, और अभी मैं अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सुन रहा था, वो कह रहे थे 80 हराएंगे। और मायावती का एक स्टेटमेंट आया था बड़ा रहस्यमयी कि देख लो, सोच समझ कर बोलना, किसी को कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ सकती है। अब देखिए, चुनाव बाद तो ये पता लगे। अभी विधानसभा में तो मायावती की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पास 21 विधायक हैं। राज्यसभा विधान परिषद में भी वो उनका वोट कोई मांगेगा नहीं। लोकसभा में पता नहीं क्या स्थिति उनकी बनेगी आगे, एक बार 2014 में बनी थी। दूसरा ये है कि जब विपक्षी दल अभी बैठक कर रहे हैं, तब दूसरी ओर भाजपा अपने वोटों को इजाफा करने में लगी है। ये बात देखना होगा कि विपक्ष का एक बहुत बड़ा दारोमदार मुस्लिम वोटों पर है, जबकि भाजपा हिंदुत्व, राष्ट्रवाद और महिला वोट बैंक, तमाम सारे मुद्दों पर वोट बटोरने में लगी है। जी 3 राज्यों में उसने चमत्कारिक जीत हासिल की, जहां मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में माना जा रहा था को हार जाएगी, उसके बाद जीत गई। वोट का अंतर थोड़ा जरूर है, जो 4 राज्यों के परिणाम है 5 राज्यों के, लेकिन उसकी भी चिंता बीजेपी कर रही है, ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने एक नई स्थिति शुरू की है कि हर बूथ पर ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाए जो प्रधान, सरपंच, सभासद, चेयरमैन, छात्र संघ के अध्यक्ष रहे हों, बार एसोसिएशन में रहे हों, व्यापारी हों। इन लोगों को चाहे वो जीते हो हारे हो, उनको सम्मान देकर जोड़ने की एक कोशिश हो रही है। ये एक नया अभियान बीजेपी चला रही है। दूसरी ओर अभी इंडिया गठबंधन में चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा उस पर तैयारी चल रही है, तो इंडिया गठबंधन थोड़ा लेट चल रहा है। कौन कितने सीटों पर लड़ेगा, कौन संयोजक होगा और नीतीश कुमार की क्या भूमिका होगी, इन सब पर भी चर्चा चल रही है। अभी तो आम सभा होनी बाकी है। तो समस्या इस बात की है कि अभी सीटों का बंटवारा ही इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन इधर बेफिक्र इन सब चीज़ों से राहुल गांधी अपनी यात्रा लेकर निकले हैं। आज भाजपा ने चुनाव को ऐसा बना दिया कि कोई भर्तियों की बात नहीं कर रहा है, कोई महंगाई पे नहीं जा रहा है, ना बेरोजगारी पर, ना धरना प्रदर्शन पर, ना खेतों में छुट्टा जानवरों पर। इस पर ज़्यादा कोई मुद्दा खींच आकर्षण नहीं बना पा रहा है, ना इस पर चुनाव पे कोई पब्लिक ध्यान दे रही है। पब्लिक का नज़ारा अयोध्या की चमकदार और राम मंदिर और हिंदुत्व के उफान
राष्ट्रवाद की ओर ज़्यादा है। ब्रजेश जी, महंगाई हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, अतिक्रमण है, ट्रैफिक है, पेट्रोल डीजल है, तमाम सारे मुद्दे जिन पर बीजेपी को घेरा जा सकता है, लेकिन ये लोग घेर नहीं पा रहे हैं। ये जरूर है कि अभी इंडिया गठबंधन में सीट बिना बटी, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि वो बिजनौर से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। अब बिजनौर या नगीना कहाँ से दावा कर रहे हाँ, हैं? नगीना बिजनौर में पड़ता है। जी जी। तो वहाँ आरएलडी ने उनका समर्थन भी किया है। तो अभी तो बटी नहीं, पहले सीट मुझ हो गई है कि हमारी ये सीट है। तो अभी देखिए इंडिया गठबंधन में क्या क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन इतना जरूर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जितना गुड़ गोबर किए थे, उस पर समाजवादी पार्टी के लिए एक राहत भरी खबर यह है कि उनकी सांसद डिंपल यादव ने बहुत शालीनता से जवाब दिया है। एक संकेत, एक संदेश ये निकल रहा है कि डिंपल यादव उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक अच्छा चेहरा बनती जा रही सपा का, और उनको और आगे मौका देना चाहिए, उनको आगे और आना, सक्रिय होना चाहिए राजनीति में, क्योंकि इससे समाजवादी पार्टी की सकारात्मक छवि में इजाफा हो सकता है। घर में झगड़ा करा दोगे लग रहा है। ये एक अच्छी सूचना है। लेकिन एक बात जरूर ये देखना होगा जी वीरेन जी, कि बीजेपी इस बार संघमित्रा मौर्य को टिकट देगी कि नहीं देगी। हालांकि 20% लगभग टिकट काटने वाली है, लेकिन महिला आरक्षण के नाते वो सीट महिलाओं को ज्यादा देगी। अब संघमित्रा का टिकट बचेगा कि नहीं, उनके पिताजी की वजह से। अरे पिताजी की वजह से मिल भी तो सकता है। देखिए, मैंने एक दिन आपसे कहा था, फिर कह रहा हूं कि ये भाजपा जितना और सपा चिल्लाएगी, ये दोनों फायदा है। जितना भाजपा बढ़ती है उतना सपा भी बढ़ती है। घाटे में कांग्रेस और बसपा ये सब रहेंगी। तो ये तो देखना ही होगा। लेकिन बीजेपी ने 75 जो अपना प्लस का नारा था उसको बदल के मिशन 80 कर दिया। तो ये तो एक उनको दिख रहा है कि इस बार हम ज्यादा से ज्यादा लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। जी वीरेन जी, अब कांग्रेस के सामने देखिए समस्या, एक सीट ज्यादा मांगते हैं, लेकिन ना संगठन है, ना कार्यकर्ता है, और ना इतने टिकटें लिए वाले हैं जो 2-3 करोड़ रुपया खर्च करके लोकसभा चुनाव लड़े, वोट 2000-4000 पावे। तो वो कांग्रेस में अब टिकट लेने वाले भी उतने नहीं हैं, लेकिन अब मांगते हैं। भाई, उनकी इच्छा है। मोदी ने कहा उस दिन सांसदों की बैठक में कि सब कुछ झोंक दो, इस चुनाव को किसी कीमत पर जो है छोड़ना नहीं है, अब 350 सीटें जीत के आना है, चाहे जैसे जीतना हो। तो ये बीजेपी जान रही कि उसके लिए करो और मरो का चुनाव है, तो वो अपने लोगों को हर सुविधा से लैस करके भेज रहे हैं जी। और यहाँ उन्होंने कह दिया अजय राय ने कि ये सब बी टीम सी टीम है अपने लोगों के लिए। लेकिन आज तो खैर हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने काफ़ी भरपाई की है, काफ़ी इन्होंने अपनी दोस्ती को मजबूत करने की कोशिश की है। लेकिन वो दौर मध्य प्रदेश के चुनाव वाला घाव अभी भरा नहीं है। एक साहित्यकार ने लिखा है, सुनिएगा। नहीं भी भरा होगा तो आप चक्कू से ताजा करोगे कि हाँ, बोलिए, जब कभी अब अजय राय ने इतना ज्यादा जहर बो दिया, इतना ज्यादा बोल दिया अपने दोस्तों के लिए कि वो आसान नहीं हजम कर पाना। एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब कभी बोलना, वक्त पर बोलना, मुद्दतों सोचना, मुख्तसर बोलना, और डाल देगा हलाकत में एक दिन तुझे, ऐ परिंदे तेरा साख पर बोलना, और पहले कुछ दूर तक साथ चल के परख, फिर मुझे तुम हम सफर बोलना। राजभर जी, सुना आपने? ठीक, आपको लिए ज़्यादा है ये, इसको सुनिएगा। बड़ा अच्छा शेर है वीरेन जी का। बहुत शुक्रिया वीरेन जी, ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राजेश चौधरी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। राजेश जी, विपक्ष की भी तैयारी पूरी है, इनके यहाँ तो सीट तक बढ़ चुकी है, आप अभी सीट तक नहीं बांट पाए हैं। हाँ, ये अलग बात है, इनका एजेंडा अभी तय नहीं है, लेकिन ये एक हैं और आपके लिए बड़ी पॉलिटिकल थ्रेट है ये। देखिए, हम हर चुनाव को बड़े गंभीरता से लेते हैं ब्रजेश जी, और जो लोग, जो संगठन हमारे गठबंधन में हैं, उन सबसे लगातार संपर्क में रह करके हम चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं, हम बूथ पे जाने का काम कर रहे हैं,
ये भी आपस में सीट बांटने का काम कर रहे होंगे। हम लोग तो गांव गली और घर घर जाकर के खाक छानने का काम कर रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। मोदी गारंटी बहन जा रही है, वो वहीं पर जाके उज्ज्वला का कनेक्शन भी दे रही है, वहां पेंशन भी बना रही है, वहां किसान सम्मान निधि में कोई दिक्कत आ रही है तो वो काम भी कर रही है। तो हम तो इनसे बहुत आगे हैं। और ये चुनाव प्रधानमंत्री का है, प्रधान का चुनाव नहीं है, ये सोचना होगा। उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं का, इंडी गठबंधन के, आप ये सोचना होगा, या कोई दूसरा आरएलडी के जो नेता हैं वो इंडी गठबंधन के उम्मीदवार हैं क्या? अरे प्रधानमंत्री कौन बनेगा? और ये गठबंधन तो अपने आप में गांठबंधन बन गया है। सुन रहे हैं नीतीश कुमार दाएं बाएं भाग रहे हैं, जो साउथ से इन्होंने जोड़े थे वो कुछ और भाषा बोल रहे हैं। तो अभी तो ये तय नहीं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि कांग्रेस का यहाँ कुछ नहीं है, अखिलेश यादव कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये एसबीएसपी वाले कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं आपसे? कुछ अधिक सीटें नहीं गिना दिया अरुण ने? नहीं, अरुण तो हमारे भाई हैं, जो मांगेंगे हम आपस में घर में बैठ के तय करेंगे ना। भाई तो हैं सर, लेकिन इनका बंटवारा तो कर दो। एक मिनट मैं दे रहा हूँ, समय आने तो आपको बिल्कुल बताया जाएगा सम्मान पूर्वक। अरे सलेमपुर मांग रहे हैं, जौनपुर मांग रहे हैं, गाजीपुर मांग रहे हैं, चंदौली मांग रहे हैं, मऊ मांग रहे हैं, मांगते ही जा रहे हैं, रोकना तो कहीं पड़ेगा नहीं नहीं। और मैंने आपकी तरफ से आपत्ति भी की थी। घर में बैठ करके हम तय करेंगे, चैनल पे बैठ के थोड़ा कौन क्या मांग रहा है, अभी आप अपना दूसरे का चैनल पे। एक सेकंड रुको सर, तो यही तो मैं इनसे भी कह रहा था, इनका तो चलो कम से कम ये तो कह दिया सीटें फाइनल हो गई हैं, आप तो ये भी नहीं कह पा रहे हो कि सीट फाइनल हुई। अब वो क्या कह रहे हैं हम उनकी नकल थोड़ी ना करेंगे, हमारा अपना काम करने का तरीका। दूसरे का चैनल पे तय कराएंगे, अपना नहीं बताएंगे। एक सेकंड, दूसरे का चैनल पे तय कराएंगे, अपना कहेंगे अब चैनल पे थोड़ी तय करेंगे। हमने तो नहीं कहा हमारे घर में जहां कराए, अरे अपना घर देखिए। आपसे देखो आपसे निपटने के लिए कांग्रेस को लचीला भी होना पड़ा तो तैयार है। देखिए कांग्रेस ने तो समाजवादी पार्टी की वो हालत कर दी, रात भर बेचारे वहां बैठे रहे। अरे आप एकदम चिंता ना करिए, आप अपने जो आपके लोग हैं उनकी चिंता करिए, मैं समझ दूंगा। एक भी नहीं दी। मैं तो देख रहा था अखिलेश यादव जी को उस दिन किस तरह से पीड़ित थे अंदर से। धोखेबाज पार्टी है, धोखेबाज है कांग्रेस, इसको हरा देना, इसका नष्ट नाबूद कर देना। थैंक यू राजेश जी, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। सुनील साजन, थैंक यू राजेश जी, शुक्रिया। जब वोट मांगने जाएंगे देखिए बीजेपी क्या कर रही है, गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, खाक छान रहे हैं, गारंटी रथ लेके जा रहे हैं, मौके पर काम कर रहे हैं। आप लोग भी गाँव की तरफ रुख करोगे या नहीं करोगे? नहीं, समाजवादी पार्टी तो गांव में ही है। और मैं बीजेपी के प्रवक्ता को सुन रहा था, उन्होंने एक अच्छी बात कही। वो कह रहे हैं हम गांव गांव जा रहे हैं, गली गली जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। तो घोसी के चुनाव में नहीं जा रहे थे क्या आप? या घोसी के चुनाव में आपका गठबंधन नहीं था क्या? एक दूसरी बात, हर बार भारतीय जनता पार्टी से जब भी कोई बात होती तो कहते हैं बताइए मोदी के सामने कौन, मोदी जी से बड़ा कौन? देश में मोदी जी से बड़े मुद्दे हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि जो महंगाई है वो मोदी जी से बड़ी है? आपको नहीं लगता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो मोदी जी से बड़ा है? जो सीमाओं का मुद्दा है देश की वो मोदी जी से बड़ा है? संसद का मुद्दा मोदी जी से बड़ा है? तो मुझे लगता है मोदी जी के सामने मुद्दे हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन को देश बचाना है, देश की सीमाएं बचानी है, संसद बचाने हैं, सरकारी संस्थान बचाने हैं, पिछड़े दलितों का आरक्षण बचाना है, भारत का भविष्य बचाना है। ये जो आपके मतभेद थे कांग्रेस के साथ वो खत्म हो गए? देखिए, जब हमारी कांग्रेस की लड़ाई का कोई माने नहीं है, जब देश की लड़ाई का मुद्दा है, देश में महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, देश में अब पैदा हुए। एक सेकंड, सुन लीजिए, देखिए हम तो आपको सुन रहे कंप्लीट हैं, करें, हम तो केवल ये कह रहे प्लीज हैं बैठा कि आप जो वादे करते हैं, जो बात आप कहते हैं, उस पर आप क्यों नहीं टिकते हैं? भाई कोई एक मुद्दा बता आप दीजिए इनको ना। जवाबदेह बनाओ ना जनता के बीच कोई जाके। एक बात बताइए। आप जवाबदेह बनाओ इनको। हम जा रहे हैं, हम जनता के बीच ही जा रहे हैं, हम किसानों के बीच जा रहे हैं, नौजवानों के बीच जा रहे हैं, गांव गांव हम लोग भी जा रहे हैं। लेकिन जो बात आपने शुरुआती दौर में कहा, आपकी टीवी चैनल पे तो हम लोग कभी कभी दिख जाते हैं, बाकी जो लोग बीजेपी के फंड से बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं वो बेचारे चाह करके भी हमें नहीं दिखा पाते। अरुण तो हर जगह दिखते हैं मुझे। नहीं, वो इसलिए दिखते हैं कि जब हमारे साथ थे तो कहीं नहीं दिखते थे। अब क्योंकि मालिकों के साथ चले गए हैं तो मालिक कह दे रहे हैं। अच्छा, जहूराबाद में बुला रहे हैं कि आओ दम हो तो। देखिए, इनकी बात अगर जहूराबाद के लोगों ने सुन ली होगी
तो ये इसी कार्यक्रम में अपना भविष्य जहूराबाद में जान गए होंगे। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, क्योंकि लोकतंत्र में अंतिम फैसला जनता जनार्दन का थैंक यू, होता है। शुक्रिया आपका। मनीष सिंधवी, आप कुछ कह रहे थे, आप बोलिए। मैं आप सिर्फ बीच ये में कह रहा बेसब्र हो हूं रहे थे, कि- आप कहिए। नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र है, अलग अलग गठबंधन बने, एनडीए वहां बना है, इंडिया यहां बना हुआ है। आप अपना गठबंधन, आप इससे ज्यादा परेशान है कि साहब वो उनको वो नहीं हुआ, आप खाली दूसरों के घर में झांकने के लिए परेशान है। अरे अपना गठबंधन देखिए, आपके पास अपने लोग हैं, उनकी सीटें तय करिए, आप उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। पूरे भारत में आपके लाइज है, आप उनको कैसे एडजस्ट करेंगे। आप इस बात के लिए क्यों परेशान है कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया गठबंधन अपना रास्ता तय कर लेगा, इंडिया गठबंधन अपनी सीटें तय कर लेगा, और इंडिया गठबंधन आपके साथ मजबूती ये से लड़ेगा। संजय बेचन जी कह रहे थे कि इतना त्याग न कर देना कि एकदम ही त्याग। देखिए, खत्म ही हो जाए ऐसा पार्टी। है कि मैंने जो पहले बार में अपनी बात कही थी, मैं फिर वहीं आता हूं जो जहां मजबूत है। एमपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल, कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, आसाम, जहां हम हैं, हम लड़ेंगे। ठीक है। जहां रीजनल पार्टी, मतलब उत्तर प्रदेश आपने गिव अप कर दिया, मैं मान लेता हूं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हमसे ज्यादा मजबूत है, इसको मानने में दिक्कत क्या है। हमें दिक्कत नहीं सर, आपको थी। नहीं, हमको कभी ये दिक्कत बदली नहीं। हुई भाषा देखिए, आपकी है, मेरी थोड़ी ना है। उत्तर प्रदेश में हमने कभी नहीं, हम उत्तर गजब प्रदेश- है, मतलब भाई उत्तर- हम पर टोपी डाल रहे हो। नहीं, खुद यही बोलते थे। आदरणीय ब्रिजेश जी, आप ये बताइए, आप चैनल, हमने इस चैनल पर खुद ही कब बोलते कहा- थे आप। नहीं, हमने उत्तर प्रदेश में कब कहा कि हम मजबूत हैं। उत्तर कब प्रदेश- नहीं कहा कि मजबूत नहीं हो भाई हम कब नहीं कहा। देखिए, सुनिए, 80 सीट पर चुनाव लड़ रहे थे सर ब्रिजेश जी, आज गिव अप कर दिए हो चुनाव। नहीं, यूपी में। ब्रिजेश जी, हम 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। हमारी भारत यूपी जोड़ो यात्रा सहारनपुर से शुरू हुई है, आज 90वें दिन हम Thank you, रामपुर में हैं। शुक्रिया। एक मैं अपनी बात पूरी कर लूं। सर, टाइम कम है हम थोड़ा। बस एक 10 मिनट, बस 10 सेकंड में अपनी बात। हम आज रामपुर में हैं, तो क्या हम चलना छोड़ देंगे, हम सियासी दल होना छोड़ देंगे, हम जनता के बीच जाना छोड़ देंगे। सर, नब्ज जब तलाश गठबंधन, रहे हो देखिए, जब गठबंधन शायद होगा, अभी भी सपा का हाथ मरोड़ सको। नहीं, जब गठबंधन होगा तो जहां जहां सपा लड़ेगी हम सपा को सपोर्ट करेंगे, जहां आरएलडी लड़ेगी आरएलडी को अनिल सपोर्ट दुबे जी, करेंगे। ये अरुण को ज्यादा बड़ी बड़ी बातें नहीं करते दुबे जी। वो तो घोसी में भी बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। क्या किए थे? अब वो जो है घोसी के बारे में भी बोल दे बड़ी बातें करना, तो बीरन जी ने बड़ी बातों के बारे में बोल ही दिया, अब उसमें बोलने की जरूरत कहाँ है। बड़ी बातें जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है कि जो है हम 80 सीटें जीतेंगे और वो बूथ मजबूत कर रहे हैं, पार्टी मजबूत कर रहे हैं। वो ये भी बतावें ना कि उन्होंने जो वादा 2014 से लेकर अब तक किया है, उन वादों का क्या हुआ। उन्होंने किसानों से कौन जो सा वादा पूरा नहीं किया? 1.5 लाख करोड़ रुपए गन्ना किसानों को दे दिया। नहीं, आप बताइए, उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को रेट क्यों नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश में आपके शोध संस्थान ने गन्ने की कीमत 311 रुपए लगाई है लागत, और 311 का 1.5 गुना कितना होता, और रेट कितना मिल रहा। उत्तराखंड में 400 रुपए रेट आप दे रहे हो, और हरियाणा में 395 रुपए दे रहे हो। उत्तर प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को उनका रेट मिलना चाहिए। 1 घंटा 1 दिन प्रदर्शन कर लिए, बस हो गया। नहीं तो 1 दिन क्या कर रहे हैं। हम तो लगातार किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हमारे नेता लगातार गाँव में जा रहे हैं, गाँव के बीच जा रहे हैं। चिल्लाने से तो नहीं, चिल्ला क्या रहे हैं ये बताओ ना। 1 दिन 1 घंटे के अलावा कब किए हो? नहीं, हम आप ये बताइए कि हमारे अलावा किसानों के लिए बात को संघर्ष कौन कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी कर रही है, बात किसानों की कर रहे हैं। किसान सारी महंगाई बढ़ गई, पश्चिम में लहर थी उनकी, देखा नहीं चुनाव में। किसान अरे वो सावन इतनी सी सीट जीत क्या है, कोई सावन में अंधा हो गया तो रोज जो है वही रहेगा। अंधा नहीं, कौन अंधा? नहीं, सावन में एक बार हो गया आपका वही। किसको अंधा कह रहे हो? क्या बार चढ़ाएंगे? वोटर को अंधा कहोगे? वोटर को अंधा कहोगे? वोटर तो बिल्कुल वो महान है। क्यों? वोटर को हम नहीं कह रहे हैं, फिर उनको किसको गलतफहमी है। नाम एक लेके बार बताओ। हमने जीत लिया तो दोबारा फिर जीत लेंगे, वो इस बार अब नहीं चलने वाला है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, ये इनको जवाब देना पड़ेगा। हम लोग भी गांव में जा रहे हैं, हम लोग भी बूथ तक जा रहे हैं, हम लोग भी अपनी नीतियों को लेकर के जा रहे हैं, इनकी नीतियों के बारे में भी हम बता रहे हैं, और इनको जवाब देना पड़ेगा इस बार। दुबे जी को किसी ने कह दिया कि डिबेट में जाओ तो चिल्ला चिल्ला के अपनी बात रखो तो शायद ज्यादा सुनी जाएगी। पता नहीं किसी ने इनको गलत किसी ने कोई नहीं बात कहा। नहीं दुबे जी, कोई बात नहीं। मैं अरुण राजभर को बुलाता हूँ। सुन लिया जवाब सुनील साजन का? अरे तो अभी हमारे बड़े भाई दुबे जी कह रहे थे, इनके एक सहयोगी हैं समाजवादी पार्टी के साजन जी, अभी कुछ दिन तक तो ये कांग्रेस को बीजेपी का बी टीम बता रहे थे, और अभी 2 दिन भी नहीं बीता तो समाजवादी पार्टी के ही नेता समाजवादी पार्टी के नेता को ही बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं, और बीटी को अपने पास रख करके उनसे अलायंस की बात कर रहे हैं। तो ये किस तरह का समझौता कर रहे हैं, ये तो जनता को बताना पड़ेगा कि जो। अरे आप भी तो योगी आदित्यनाथ की बैंड बजा रहे थे, आप भी तो योगी आदित्यनाथ की बैंड बजा रहे थे।
अभी भाजपा में जाने के पहले आपके नेता कह रहे थे कि योगी की बैंड बजा देंगे, खुलेआम कह रहे थे। अरे गलती हो गई, बोल दिया, अब क्या उसको जान ले लोगे? छोड़ दो। हाँ बोलो। अस्तित्व विहीन पार्टी, छोड़ दो उनको। सुनिए, अस्तित्व विहीन पार्टी किसके लिए? कांग्रेस अस्तित्व विहीन है? जरा दिल्ली घूम के आओ, पता चलेगा कांग्रेस क्या है। और अस्तित्व विहीन पार्टी के साथ गठबंधन करके वो किसको अस्तित्व विहीन कह रहे हो? अभी कल इनका एक सेकंड रुको ना, आप किसको अस्तित्व विहीन कह रहे हो? कनेक्शन ही कट गया। संजय बेचन जी मेरे साथ मौजूद हैं। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन लोगों के जो आपस में परस्पर जो कोऑर्डिनेशन है, उस कोऑर्डिनेशन से आपको लगता है कि ये सब अपने गोल अचीव कर पाएंगे, बीजेपी को वैसा मुकाबला दे पाएंगे जैसा माहौल 2019 में इन लोगों ने क्रिएट किया था? और मायावती की भूमिका भी डिफाइंड होनी चाहिए। देखिए, हाँ आप बोलें सर, मैं सुन पा रहा हूँ। ब्रजेश जी, आप तक आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आ रही, बोलिए आप। जी। मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये जो लड़ाई है, इसमें ये बीजेपी के सामने इनकी जो मंशा है बीजेपी से लड़ने की, वो एक हो गए हैं। गोल इनका तय है कि हमें बीजेपी से लड़ना है। कैसे लड़ना है, किन मुद्दों पे लड़ना है, ये अभी तक तय नहीं हुआ है। एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनना है। कोई लीडर, अगर ये मोदी के, चूंकि अगर ये लीडर सेंट्रिक चुनाव है तो मोदी के मुकाबले कोई इनको चेहरा उतारना पड़ेगा, जो अभी तक इनके पास मोदी के मुकाबले का कोई चेहरा नहीं है। अब ये महंगाई का चेहरा बना के तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, न जीत पाएंगे। अभी 3 राज्यों में जो है जिस तरह से चुनाव का रुख बदला, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में, उससे साफ है कि मोदी का जादू तो चल रहा है। बीजेपी के ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह तो साफ है, क्योंकि मोदी का सिक्का चल रहा है। विपक्ष के पास ऐसा कोई सिक्का नहीं है जो इस ठसके के साथ चले जैसे मोदी का सिक्का चल रहा है। अगर आप अब रहता है कि उसको ये कंपनसेट कर सकते हैं। बहुत अभी से 22 जनवरी तक जिस तरह का राजनीतिक वातावरण यूपी में रहेगा, ये विपक्ष के लिए चिंता का विषय होना चाहिए या नहीं? ये देखिए 22 के बाद भी रहेगा, क्योंकि बीजेपी अपने कोर, देखिए बीजेपी की बहुत स्ट्रैटेजी बहुत क्लियर है। अपने कोर वोटर को इंटैक्ट रखो, एस्पिरेशनल वोटर को जोड़ो, बूथ अपना मजबूत करो। और इन सब मामलों में आप जब देखेंगे तो जो विपक्ष है उसमें बागबीर तो बहुत हैं, बोलने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन इस तरह की तैयारियां उनकी नहीं है। उनके पास एक कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं है। उनके पास कोई एक चेहरा नहीं है जो मोदी का मुकाबला कर सके। उनके पास ये भी तय नहीं है कि कौन राहुल गांधी को चेहरा नहीं मानते से लड़ेगा, संसाधन कौन जुटाएगा। सर, राहुल गांधी को चेहरा ना माना जाए? राहुल गांधी को चेहरा इन्होंने, देखिए राहुल गांधी चेहरा जरूर हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी इंडिया गठबंधन का चेहरा है? और मुझे लगता है कि राहुल गठबंधन को अभी इंडिया गठबंधन का चेहरा नहीं बनाया गया। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। डिबेट में समय का अभाव है, मुझे डिबेट यहीं पे समाप्त करनी पड़ेगी। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा का आप सब हिस्सा बने। बहुत बहुत शुक्रिया। और बहनों भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।